Our next topic is microorganisms. Microorganisms or microbes are the microscopic organism that exist and as a unicellular, multicellular और सेल क्लस्टर। ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ़ शेप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। ये हमें अपनी नॉर्मल आई से नज़र नहीं आते। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते ही इसलिए हैं क्योंकि ये माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वाइड स्प्रेड इन नेचर एंड आर बेनिफिशियल टू लाइफ। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इर्द गिर्द हर वक्त नेचर में मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। बट सम कैन कॉज सीरियस हार्म। सीरियस हार्म मीन्स वो कोई ना कोई नुकसान हमारी बॉडी को पहुंचाते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बहुत से डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू अ 6 मेजर ग्रुप: बैक्टीरिया, आर्ची, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस एज वेल। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने रोल हमारी ज़िंदगियों में मौजूद हैं, तो सबसे पहला रोल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है वो है डिकम्पोजिशन का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द प्राइमरी एजेंट ऑफ डिकम्पोजिशन। आपने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत से वेस्ट मटेरियल्स को और जो एनिमल्स और प्लांट डिके हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं, उनको डिकम्पोज करने का काम करता है। Particularly, fungi considered to be a major contributor due to their ability to produce specific enzymes and the possibility to access new substances through hyphae. डिकम्पोजर्स में सबसे अच्छा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क कर रहा है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, वो है कौन सा? जी, फंजाई। और क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स ऐसे निकलते हैं जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस अच्छा और तेज़ी से हो जाता है। However, microbial community is also able to influence the substance characters। और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने कम्युनिटी के हिसाब से एक साथ मिलकर रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक रोल प्ले करते हैं, बेनिफिशियल रोल हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। एक और रोल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एटमॉस्फेयर में परफॉर्म करते हैं वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं। आप लोगों को याद आया आपके नाइट्रोजन साइकिल के अंदर इन बैक्टीरियाज का जिक्र आया था। दे हैव अ कैपेबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द फिक्स नाइट्रोजन। यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को प्लांट के लिए फिक्स करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजेबल बाय प्लांट, और ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं जो कि प्लांट यूज़ कर सकें। More than 90% of all nitrogen fixation is affected by these organisms, which thus play an important role in the nitrogen cycle। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। तीसरा और इम्पॉर्टेंट रोल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियली काम कर रहे हैं वो है बैक्टीरिया का इस्तेमाल हमारी इंडस्ट्रीज़ में। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्रीज़। ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री है, बेवरेजेस है और मुख्तलिफ किस्म के फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन बैक्टीरिया की मदद से बनाए जाते हैं। Bacteria are used in industry in a number of ways that generally exploit their nature
मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़, बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़ की वजह से ज़्यादातर बैक्टीरियाज़ को फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाया जा रहा होता है। दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, ड्रग, वैक्सीन, इंसेक्टिसाइड, एंजाइम्स, फ्यूल्स एंड सॉल्वेंट। बहुत सारी मेडिसन्स जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं वो बैक्टीरियाज की मदद से बनाई जाती हैं। बहुत सी ऐसी भी वैक्सीन और ड्रग्स हैं और ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने के लिए भी काम आते हैं। ये फ्यूल के तौर पे भी यूज़ होते हैं। अभी तक आपने 3 यूजेस देखे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो सारे के सारे हमारे लिए थे क्या, बेनिफिशियल। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कि हमारे लिए हार्मफुल साबित होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। दे कॉजेज सेवरल डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स विच कैन इवन लीड टू डेथ। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ शामिल हैं जो कि डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ना सिर्फ हम इंसानों में बल्कि एनिमल्स और प्लांट में भी। और ये बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा हार्मफुल साबित होते हैं कि ये किसी भी चीज़ के, किसी भी लिविंग बॉडी के डेथ का बाइस बन जाते हैं। द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली डैमेज द ह्यूमन बॉडी बट आल्सो द फूड वी ईट। इसके अलावा सिर्फ हमें नुकसान नहीं देते, हमारे बहुत से फूड को भी ज़ाया कर देते हैं। आपको याद होगा कभी कभी डबल रोटी में रखे रखे उसमें फंगस लग जा, या गर्मियों के मौसम में दूध को बॉईल करने के बाद फ्रिज में नहीं रखा तो क्या हो गया, वो फट गया। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब के सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ हो जाने की वजह से उनका डैमेज हमें नज़र आ रहा है। ऐसे तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल इफ़ेक्ट डालें उनको कहा जाता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर मैं पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझाने के लिए एक ब्रीफ नोट देना चाह रही हूँ इस फ्लो डायग्राम के ज़रिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या क्या शामिल हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। ये 4 किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में मौजूद हैं। दे आर लिविंग थिंग एंड माइक्रोस्कोपिक। ये लिविंग थिंग भी है और माइक्रोस्कोप की मदद से ही नज़र आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूजफुल ऑर्गेनिज्म। यूज बाय पीपल, और पीपल के लिए वो क्या बना रहे हैं, फूड एंड मेडिसिन। और इट इज़ यूजफुल इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है जी, लिविंग और नॉन लिविंग की मदद से जो पूरा एक सिस्टम हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसको कहते हैं हम इकोसिस्टम। ये रोल कर रहा है डिकम्पोजिशन में और रिसाइकिल कर रहा है न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल में इसका रोल हमें नज़र आता है। अगर हम हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो इट कैन बी स्प्रेड। ये हार्मफुल ऑर्गेनिज्म बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वॉशिंग हैंड एंड स्टेरिलाइजेशन। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्प्रेडिंग को हम बार बार हाथ धोकर या स्टेरिलाइजेशन के ज़रिए स्प्रेडिंग को रोक सकते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस का बाइस बन कर सकते हैं, ये हमारे लिए डिजीज़ का बाइस बन सकते हैं और सम हैव कर्स, और कुछ हमारे लिए बीमारियां इतनी ख़तरनाक कि डेथ वाक़ हो जाए इसका बाइस भी बन सकते हैं। इट इज़ डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ डीएनए में तब्दीली करके साइंटिस्ट अपना काम करते हैं ताकि उसके अंदर से क्योरेबल चीज़ निकाल सकें। डिजीज़
कौन सी हो सकती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, मलेरिया। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की मदद से होता है, एड्स वायरस के ज़रिए और मलेरिया प्रोटोजोआ के ज़रिए। यकीनन इस पूरे फ्लो चार्ट के ज़रिए आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं, कैसे फैलते हैं, कितने टाइप्स के हैं और इनसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कैसे हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बच सकते हैं, तो ये 5 तरीके यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जिन 5 तरीक़ों के ज़रिए आप इन हार्मफुल बैक्टीरिया से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकते हैं। वॉश योर हैंड ऑफन। अक्सर व बेशतर हर थोड़ी देर के बाद, हर 1 घंटे के बाद अपने हाथ को प्रॉपर साबुन से वॉश करना चाहिए। गेट वैक्सीनेटेड। जितनी भी डिज़ीज़ की वैक्सीन आ चुकी हैं उनको खुद भी लगाना चाहिए और दूसरे लोगों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो वैक्सीन लगाएं ताकि उस बीमारियों से महफूज रह सकें। यूज़ एंटीबायोटिक सेंसिबली, यानी आप ये मत सोचें कि एंटीबायोटिक हमारे जिस्म को नुकसान देता है। ठीक है, बहुत सारी एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको अपने जिस्म को बीमारी से महफूज करने के लिए ज़रूरी होता है। स्टे एट होम इफ़ यू हैव साइन एंड सिम्टम ऑफ एन इन्फेक्शन। जब कभी भी आपको लगे कि आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से आप बीमार हैं, तो आपको लोगों से मेल जोल नहीं रखना चाहिए। अपने घरों में रहें और ना सिर्फ अपने घर वालों को बल्कि अपनी सोसाइटी के लोगों को भी उस डिज़ीज़ से महफूज रखें। बी स्मार्ट अबाउट फूड प्रिपरेशन। खाना पकाते वक्त या खाना जब सर्व हो रहा होता है तो उन तमाम वक्त में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि खाना ढक के रखा जाए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन। क्या है वैक्सीन? वैक्सीन आपको जब कभी भी कोई बीमारी से बचना हो, यानी जब बीमारी ने आप पर अटैक नहीं किया है, उस वक्त वैक्सीन लगाकर उससे बचा जा सकता है। वैक्सीन की डेफिनेशन ये है, अ वैक्सीन इज़ एनी प्रिपरेशन intended to produce immunity to a disease by the stimulating the production of antibodies। वैक्सीन आपको बीमारी लगने से पहले आपके इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज़ आपके जिस्म में पैदा कर दी जाती हैं ताकि अगर वो बीमारी आपके अंदर आए तो वो उसको फौरी तौर पर आपके जिस्म से बाहर निकालने में मदद करे। वैक्सीन इंक्लूड फॉर एग्जांपल सस्पेंशंस ऑफ किल्ड और एटीन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस और डेरिवेटिव्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि जो वैक्सीन होती हैं ये बेसिकली वो उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं जिससे आपको डिजीज़ होती है। बस उसके अंदर थोड़ी सी डीएनए में चेंजेस ले आते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेट वैक्सीन इज़ बाय इंजेक्शन, पर सम आर गिवन बाय द माउथ और नेज़ल स्प्रे। ज़्यादातर वैक्सीन इंजेक्शन के ज़रिए आपके बॉडी में दाखिल किए जाते हैं, लेकिन कुछ मुंह के ज़रिए भी दी जाती हैं और नेज़ल स्प्रे के ज़रिए भी दी जाती हैं। मुंह के ज़रिए कौन सी वैक्सीन है? बहुत कॉमन है, आप लोगों को याद है जी, पोलियो के वैक्सीन आपको पिलाई जाती है 2 कतरे, वो बाय माउथ दी जाती है। और कुछ ऐसी भी वैक्सीन है जो कि आपने देखा होगा नेबुलाइज करके डाला जाता है ताकि नेज़ल एक्टिविटी को
प्रॉपर किया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है, ये एंटीबॉडीज़ क्या हैं जो वैक्सीन के लगाने की वजह से हमारे जिस्म में प्रोड्यूस होती हैं। एन एंटीबॉडी इज़ अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडीज़ इम्यून सिस्टम व्हेन इट डिटेक्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीजेंस। एंटीबॉडीज़ कब बनती हैं? जब वो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंटीजेंस कहा जाता है, देखती हैं तो उसकी अगेंस्ट में फौरी तौर पे हमारा इम्यून सिस्टम इसको बनाता है एंटीबॉडीज़ को। एग्जाम्पल ऑफ एंटीजेंस इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, parasites and viruses are the chemicals. Each type of antibody is unique and defends of the body against one specific type of antigen. और हर एंटीबॉडी हर ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होती। कुछ एंटीबॉडीज़ बैक्टीरिया पर असरअंदाज होती हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ वायरस पर असरअंदाज होती हैं और कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोटोजोआस पर असरअंदाज होती हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। आपको तो ये तो पता ही होगा, खुद साफ सुथरा रहना हमारे ईमान का हिस्सा है और अगर हम अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को भी साफ रखेंगे तो बहुत सारे जरासीम उधर से रिमूव हो जाएंगे। अगर हमारे एनवायरनमेंट में गंदगी है तो बैक्टीरियाज, फ्लाइज, मॉस्किटोस प्रोड्यूस होंगी और जब ये मौजूद हैं हमारे एनवायरनमेंट में तो वो डिज़ीज़ फैलाने का बाइस बनेंगी। इसके अलावा बहुत सारी डिज़ीज़ हमारे अनहेल्दी एनवायरनमेंट की वजह से हमारे जिस्म में आ सकती हैं। जैसे अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं तो ऐसे तमाम लोग जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, जहाँ पर सूरज की रोशनी प्रॉपर नहीं पहुँचती, उनको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, जिसको मुख्तसरन हम कहते हैं टीबी। जितना ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा इतना ही हमारे हक़ में वो अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। ये तो आपको पता ही है ना कि फूड और वाटर वो दो मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं जिनके बगैर किसी भी लिविंग बॉडी का ज़िंदा रहना नामुमकिन है। ये दोनों चीज़ें हमारे बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जिनको हम जर्म्स भी कहते हैं, ये अगर हमारे खाने की चीज़ों में शामिल हो जाएं तो बहुत सी डिज़ीज़ का बाइस बनते हैं, जैसे कि कॉलरा, डायसेंट्री। ये कौन सी बीमारियां हैं? ये वो बीमारियां हैं जो पानी में अगर कोई भी कंटामिनेशन सब्सटेंस मौजूद होगा तो वो हमें ये डिज़ीज़ कर देगा। इसके अलावा टाइफाइड, डायसेंट्री ऐसी डिज़ीज़ हैं जो कि हम अगर पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिल जाता है उस सूरत में हमें ये बीमारियां लग सकती हैं। ऐसी तमाम बीमारियां जो कि पानी में शामिल होकर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती हैं उनको हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़। और अगर हम ये भी देखें कि अगर हम मिल्क प्रॉपर बॉईल करके ठंडा करके नहीं पिएं, यानी कि उसकी प्रॉपर बॉइलिंग ना हुई भी हो, तो उसकी वजह से भी हमें क्या हो सकती है? ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द वेजिटेबल्स मिलती हैं, उनको अगर हम प्रॉपरली धोकर इस्तेमाल ना करें, फ्रूट्स आते हैं उनको हम बग़ैर वॉश करे अगर खा लेते हैं तो फिर हमें जो डिज़ीज़ होंगी वो फूड बॉर्न डिज़ीज़ हो जाएंगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि खाना अगर प्रॉपर ना पका हुआ हो, हाथ धो के नहीं पकाया जाए, बर्तन गंदे हों, तो भी हमारे जिस्म के अंदर वो जरासीम जा सकते हैं।
इसके अलावा खाना प्रॉपर बना हुआ है, धोया भी था, फिर भी अगर जरासीम गए हैं तो ये भी मुमकिन है कि खाना पकने के बाद खुला रख दिया गया था और उसमें क्या हो गया था, फ्लाइज आके बैठ गई। ये तो आपको पता ही है कि फ्लाइज जर्म्स कॉजिंग है। ये कचरे के ढेरों में, गंदगी में बैठती हैं और जब हमारे खानों पे बैठती हैं तो उसमें बीमारियां छोड़ देती हैं और ऐसी सूरत में कॉलरा, डायसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस और बहुत सारी दूसरी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोल्यूशन। पोल्यूशन से कौन वाकिफ़ नहीं। यकीनन अब तो ये अल्फाज इतने कॉमन हो गए हैं कि हर कोई इसको जानता है। ये देखें कैसे इस फैक्ट्री के चिमनी से धुआं निकल रहा है और एटमॉस्फेयर को गंदा कर रहा है। कैसे ये कचरे का ढेर यहाँ पर बिखरा पड़ा है और हमारी इस ज़मीन को गंदा कर रहा है। पोल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़ का मौजूद होना जो कि हमें बीमार कर सकता है, वो चीज़ कहलाता है पोल्यूशन। These harmful material are called pollutant। और जिस हार्मफुल मटेरियल से हमारा एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है उनको कहते हैं हम pollutant। Pollutant can be unnatural such as the volcanic ash। कभी कभी कुदरती तौर पे भी ये पोल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है। वोल्केनो फटने से पहले उसके अंदर से बहुत ज़्यादा गैसेस का एक्सपेल आउट होता है और ये कहलाता है वोल्केनिक ऐश और इस धुएं की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड हो जाता है। दे कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी सच एज ट्रश और रन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्रीज। और ये भी होता है कि हमारी एक्टिविटी, हम ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से, हमारे फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की वजह से, हमारे ट्रैफिक के धुएं की वजह से ये पोल्यूशन फैल जाए। पोल्यूटेंट डैमेज द क्वालिटी ऑफ एयर। हमारे एयर की क्वालिटी को डैमेज करने का लिए ये पोल्यूटेंट बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। पोल्यूशन अगर सॉइल में हो तो वो कहलाता है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल थ्रू मैंस intervention resulting in the degradation in quality and productivity of the soil। हमारी ज़मीन में मौजूद सॉइल को किसी भी फिज़िकल और केमिकल या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज़म के वजह से कोई भी नुकसान पहुंचता है और ये अक्सर हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से पहुंचता है। वो हमारी सॉइल की क्वालिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी को, यानी कि प्लांट प्रोड्यूस करने की सलाहियत को डैमेज कर सकता है और ऐसे किसी भी डैमेज को हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के बाद जो दूसरा पोल्यूशन का टॉपिक आपकी बुक में मौजूद है वो है वाटर पोल्यूशन। आप ये देखें कैसे ये गंदा नाला पानी के अंदर गिर रहा है और इस पूरे पानी को पॉल्यूट करने का बाइस बन रहा है। हम लोग समंदरों में घूमने फिरने जाते हैं और वहाँ पर अपने खाने पीने की चीज़ें, खाली बोतलें फेंक देते हैं और ये भी हम पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। वाटर पोल्यूशन अकर व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस ऑफन केमिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेटेड स्ट्रीम, रिवर, लेक, ओशन or other bodies of water, degrading water quality and re-rendering it toxic to human or the environment। यानी अगर हम पानी के अंदर किसी भी किस्म के केमिकल को शामिल करने का बाइस बन रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शामिल करने का बाइस बन रहे हैं, हमारे रिवर, लेक, ओशंस, स्ट्रीम्स कंटामिनेटेड हो रहे हैं हमारी एक्टिविटी की वजह से, तो यकीनन उस रिवर का पानी, उस लेक, ओशंस का पानी क्या हो रहा है, अपनी क्वालिटी को
गिरा रहा है, और जब वो क्वालिटी गिर रही है और उसमें कोई केमिकल शामिल हो रहा है तो वो हमारे लिए टॉक्सिक यानी कि जहर का काम करेगा, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि इन्वायरमेंट के लिए, एक्वेटिक लिविंग थिंग के लिए, हर एक के लिए नुकसान का बाइस बनेगा। अब जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है वो क्या होता है? आप लोगों ने ये तो सुन ही रखा होगा कि एटम बम, केमिकल बम बन रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। वो सब जो रेडिएशन छोड़ रहे हैं वो हमारे लिए एटमॉस्फेयर में रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के प्रोडक्शन का बाइस बन रहे हैं। इसके अलावा एक्सरे के रूम के अंदर जो गामा रेस होती हैं वो भी हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। सिर्फ अगर किसी का एक्सरे निकालवाना जाना होता है तो आप देखते हैं किसी गैर दूसरे शख्स को जो पेशेंट ना हो अंदर दाखिल नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि वो सेफ़ नहीं है और उन रूम्स को बंद करके रखा जाता है, क्योंकि अगर ये गामा रेस एटमॉस्फेयर में शामिल हो गई तो पूरे एटमॉस्फेयर को नुकसान करने का बाइस बनेंगी, क्योंकि ये रेस इतनी एक्टिव होती हैं कि तकरीबन 100 ऑफ ईयर्स तक हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती हैं और उसको मुसलसल पॉल्यूट करती चली जाती हैं। लिहाजा जहाँ कहीं भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से सेफ रखा जाता है, और जब कभी भी उन्हें डिस्पोज़ करने का वक्त आता है तो निहायत प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाता है। अब थर्ड टाइप की जो पोल्यूशन आपकी बुक में मौजूद है वो है एयर पोल्यूशन। अब आप देखिए यहाँ पर 2-3 फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं और इन तमाम फैक्ट्रीज़ की चिमनियों से क्या निकल रहा है? ब्लैक स्मोक निकल रहा है। ये स्मोक हमारे एटमॉस्फेयर में बाकी रहता है, अपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और जहाँ जहाँ पे भी ये एयर पोल्यूशन वाले स्मोक मौजूद होते हैं वहाँ पे जब बारिश होती है तो एसिड रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप की पोल्यूशन मौजूद है वो है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस किसे कहते हैं? एनी अनवांटेड डिस्टर्ब साउंड को हम कहते हैं नॉइस। नॉइस पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज एनी डिस्टर्बिंग अनवांटेड नॉइस दैट इंटरफियर और हार्म ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ। यानी ऐसी कोई भी आवाज़ जो कि ना सिर्फ इंसानों के लिए नुकसानदेह हो, किसी भी जानवर और परिंदे के लिए भी नुकसानदेह है, तो ऐसी नॉइस को हम कहते हैं नॉइस पोल्यूशन। ऑल्दो नॉइस कॉन्स्टेंटली सराउंडेड अस, ये हमें पता है इर्द गिर्द शोर हर वक्त हमारे मौजूद रहता है, लेकिन नॉइस पोल्यूशन जनरली रिसीव लेस अटेंशन देन वाटर क्वालिटी एंड एयर क्वालिटी इशू बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन, टेस्ट और स्मेल। असल में होता क्या है, धुआं उड़ता हुआ हम देखते हैं या अगर हमें जलने की बू आती है तो हम उस पर एहतजाज करते हैं। अगर कि हमारी हवा ख़राब हो रही है, अगर हम कहीं पे कचरा पड़ा देखते हैं तो हमारी अटेंशन उसकी तरफ जाती है कि ये देखो यहाँ पर सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन नॉइस पोल्यूशन ना तो हमें सुंघाई देता है, ना ही हम उसको चख सकते हैं और ना ही वो हमको दिखाई देता है, वो सिर्फ हमको सुनाई देता है। और ये साउंड जो प्रोडक्शन हमारे इर्द गिर्द हो रही है, ये नॉइस पोल्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये पोल्यूशन हमारे इर्द गिर्द मौजूद है तो अब हम इसको कैसे रिमूव करें? मैं आपको 5 तरीके बता रही हूँ जिसमें अगर आप इस्तेमाल में लाएं तो पोल्यूशन को कम करने का बाइस बन सकते हैं। नंबर 1, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
पहले ज़माने में लोगों के पास इतनी गाड़ियाँ, इतनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटरसाइकिल मौजूद नहीं होती थी। ये एक लग्ज़री थी, लेकिन अब वो लगता है हमारी ज़रूरत बनता जा रहा है। हर घर में 2 से 4 गाड़ियाँ मौजूद हैं, मोटरसाइकिल्स मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट का वो ज़रिया हर वक्त हमारे इस्तेमाल में है, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं कि उसमें से जो धुआं निकलता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में किस हद तक नुकसान पैदा कर रहा है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हम यूज़ करेंगे तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 100 लोग या कम से कम 50 लोग तो बैठ के जा सकेंगे। तो इस तरीके से फ्यूल पे खर्च होने वाला पैसा भी बचेगा और एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होने वाला धुआं भी कम प्रोड्यूस होगा। टर्न ऑफ द लाइट व्हेन नॉट इन यूज़। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा, लाइट बंद करने से कौन सा पोल्यूशन कम हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो मशीनें पावर हाउसेस में इस्तेमाल होती हैं, उसके अंदर से जितना टेम्परेचर हीट निकल रहा है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन का बाइस बन रहा है। हम अगर अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे तो गवर्नमेंट को कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और जब कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली सेफ रहेगा। तीसरा तरीका पोल्यूशन से बचने का है रिसाइकिल एंड रीयूज़। यानी आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं, या हम उसको रिसाइकिल करके कोई दूसरी शेप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे लैंड यानी कि सॉइल पोल्यूशन की जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी, और जब हम रीयूज़ करेंगे, रिसाइकिल के तौर पर उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो पोल्यूशन में यकीनन कमी आएगी। चौथा तरीका पोल्यूशन से बचने का है नो टू प्लास्टिक बैग्स। ये कैंपेन अक्सर व बेशतर गवर्नमेंट चलाती रहती है कि पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक शॉपिंग बैग का इस्तेमाल बंद कर दें। क्यों? क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है ये जो प्लास्टिक के शॉपर हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं ये कभी भी, ये किसी हालत में भी डिकम्पोज नहीं होंगे। ये साल साल भी ज़मीन के अंदर दबे रहें तब भी डिकम्पोज नहीं होते। ये हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा लैंड या सॉइल पोल्यूशन का पैदा करने का बाइस बनेंगे। बाज़ औक़ात इनको जला भी दिया जाता है पॉलीथीन बैग्स को, वक्ती तौर पर वो हमारे सामने से ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन ये धुएं की शक्ल में इसमें से जो हार्मफुल केमिकल निकलता है वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने का बाइस बनता है। पांचवा तरीका क्या है? रिडक्शन ऑफ द फॉरेस्ट फायर एंड स्मोकिंग। यानी ऐसी तमाम चीज़ें जिनको हम जला देते हैं, जैसे ड्राई लीव्स हो गए, ड्राई हमारा गार्बेज हो गया, इसको आप देखते हैं ना स्वीपर्स कॉर्नर में करके जला देते हैं। वो स्मोक किसका बाइस बन रहा है? वो स्मोक बन रहा है एयर पोल्यूशन का बाइस। एयर क्वालिटी जो पहले ज़माने में थी रोज़ बरोज़ उसमें बहुत ज़्यादा हद तक ख़राबी पैदा हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। डू यू नो व्हाट इज़ फॉरेस्ट? अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज। हमारे इर्द गिर्द कितने दरख्त मौजूद हैं उनको हमें महफूज रखना है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? हिफाजत करना। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने फॉरेस्ट की हिफाजत करनी है, और कैसे ये मैं अभी आपको बताती हूँ। कुछ मेथड फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के आपके सामने मौजूद हैं। नंबर 1, रेगुलेट एंड प्लान कटिंग ऑफ ट्रीज। यानी दरख्त लगाने पे ज़्यादा जोर दें, दरख्त की कटिंग से ज़्यादा।
यानी हम अगर एक दरख्त काटते हैं तो उसके काटने में तो लम्हे घंटे लगते हैं, लेकिन उसको उगाने में डिकेज खर्च हो जाते हैं। कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर आप लोगों ने अभी सुना होगा, अमेरिका के जंगलात में अभी जला था, कैसी आग लगी थी, बुझने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसी आग कब बनती है फॉरेस्ट में? जब वेदर हद से ज़्यादा ड्राई हो जाए। और वेदर हद से ज़्यादा ड्राई कब होता है? जब हम एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट को शामिल कर रहे होते हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, यानी हमें जितनी भी जंगलात की कमी है उसको जानकर उसको रिफॉरेस्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। आपको पता है हमारे पाकिस्तान के अंदर जो एरिया है उसके हिसाब से कितना हमारे परसेंट फॉरेस्ट होना चाहिए था? 20 से 25% हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर फॉरेस्ट होना चाहिए था, मगर है कितना? ओनली 4%। लिहाजा हमें रिफॉरेस्टेशन पे काम करना होगा। चेक ओवर फॉरेस्ट क्लीननेस फॉर एग्रीकल्चरल एंड फ्लेबिटेशन पर्पस। और आप लोगों में ये अवेयरनेस डालनी होगी कि घरों को बनाने के लिए, ज़मीन को क्लियर करने के लिए फॉरेस्ट को ना काटें। उसकी लकड़ियाँ से फर्नीचर बनाने के लिए उनको ना काटें, क्योंकि इस तरह से अगर ये 4% जंगलात भी नहीं रहे, ये 4% फॉरेस्ट हमारे मुल्क में नहीं रहे, तो ये टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चला जाएगा। हमें अपने प्रोटेक्शन करनी है, किसकी? फॉरेस्ट की। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड फॉरेस्ट, और जो फॉरेस्ट से हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनका सही इस्तेमाल भी फॉरेस्ट को कंजर्व करने का ही मेथड कहलाएगा। अब आपके चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में वो सारे एनिमल्स आते हैं जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं? जंगल में, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्यों ज़रूरी है? द प्राइमरी रीज़न टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जंगलात के जो दरख्त होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर साफ़ सुथरा होता है और हम सांस लेने के काबिल होते हैं। ये तो आपको पता ही है ना, ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स, और जो जंगलात में रहने वाले जानवर हैं वो सारे एनिमल्स फॉरेस्ट के ट्रीज़ के अंदर उनके शेल्टर में ही तो रहते हैं। इफ़ the trees are destroyed, these animals also die as they do not have their natural habitat. अगर हम वो दरख्त काट रहे हैं, उन जंगलात को ख़त्म करते जा रहे हैं, तो कहाँ रहेंगे ये वाइल्ड एनिमल्स? इनका नेचुरल हैबिटेट तो ख़त्म होता जा रहा है, और अगर ये कुदरती माहौल में नहीं रहेंगे तो ज़िंदा नहीं बचेंगे। This destruction make many of the endangered species of the plant and animal extinct. बहुत सारे एनिमल्स ख़त्म होते चले जा रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट से। क्यों? क्योंकि किसी स्पीशीज़ को हमने शिकार के शौक़ पूरा करने के लिए मार दिया, या उनकी खालों से कुछ बनाने के लिए उनको मार दिया, या उनके दांत से कुछ चीज़ बनाने के लिए हमने उन्हें मार दिया। तो ऐसे एनिमल ख़त्म होते जा रहे हैं। कुछ प्लांट इसलिए कटते जा रहे हैं कि उनको जगह चाहिए आप लोगों को रहने के लिए। अब हम ह्यूमन बीइंग उस जगह को साफ़ करके अपने घर बना लेते हैं। हमारे घर तो बन जाते हैं, लेकिन एनिमल्स का घर ख़त्म हो जाता है। वो प्लांट जो नायाब हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं।